अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल। मतलब हमने जो देखा था वो एक बार ओवरव्यू देना पड़ेगा, तभी आपको ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझ में आएगा। देखो हम क्या करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन करना चाहते हैं मतलब कि क्या है कि हमने कुछ इनपुट्स में कुछ इस तरह से दिया था कि अगर एक्स की ये वैल्यू है, एक्स क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसके लिए हमने एग्जांपल क्या लिया था, x में लिया था नंबर ऑफ आवर्स, मतलब किसी स्टूडेंट ने कितने आवर्स तक स्टडी की है। ठीक है, और उसका स्कोर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कोर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है हमारे नंबर ऑफ आवर्स पे, क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने 2 घंटे स्टडी की है तो उसका स्कोर है 4। ओके, किसी स्टूडेंट ने 5 आवर्स तक स्टडी की है तो उसका स्कोर है 7, किसी ने 6 तक की है तो उसका स्कोर है 9 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या था, हमने एक ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया था, फिर एक मॉडल क्या हुआ था, प्रिपेयर हुआ था। उसके बाद हम क्या कर पा रहे थे, इजीली प्रिडिक्शंस कर पा रहे थे। अब अगर मैंने दे दिया कि किसी स्टूडेंट ने अगर 3.5 आवर्स तक स्टडी की है तो मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ, मतलब इस डेटा के लिए, इस वेरिएबल के लिए मुझे प्रिडिक्ट, इस चीज के लिए मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ। अब ये मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि 3.5 अगर x की वैल्यू है तो उस केस में y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो उसने मुझे सही साथ प्रिडिक्ट करके बताया था, अराउंड उसकी वैल्यू आ रही थी 5 पॉइंट समथिंग आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या था, लिनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी थी। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, यहाँ पर m क्या था, स्लोप था, जिसको ये बोला जाता है कि x के बढ़ने पर y कितना बढ़ रहा है। मतलब अगर y इज इक्वल्स टू सीधा x होता है तो इसका मतलब क्या है, जितनी x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू। अगर किसी ने 2 घंटे पढ़ाई की तो 2 मार्क्स आएंगे, अगर किसी ने 3 पढ़ाई की तो 3 मार्क्स आएंगे। लेकिन नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि x के बढ़ने पर y कितना बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोला, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है m से, मतलब कि स्लोप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, इसके बाद ये था इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट का जो कंसेप्ट था वो मैंने पूरा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था। ये चीजें मैं रिपीट इसलिए कर दी क्योंकि आज भी ये काम आएंगी। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, तो सपोज किसी लाइन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है इंटरसेप्ट, और बी से इसको डिनोट किया जाता है। ये इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, तो देखो मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने ओनली 0 आवर्स तक स्टडी की है। ठीक है, यहाँ पे ये घर पे स्टडीज की बात हो रही है, तो उस केस में भी उसके अगर 2 मार्क्स आ ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने स्कूल में अच्छी स्टडी की है, वो किसी भी केस में, किसी भी स्टूडेंट के केस में अगर ऐसा है तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरसेप्ट बोला जाएगा। मतलब ये चीज तो होने ही वाली है। देखो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, अब भले ही यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो भी y इज इक्वल्स टू b आएगा, मतलब उसके वो जो इंटरसेप्ट है, जो हमने 2 मार्क्स सेट किए हैं, जो कुछ भी सेट किया है वो तो होने ही वाला है। ठीक है, मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने एक भी साल पढ़ाई नहीं की है तो भी उसकी जो मिनिमम सैलरी है, अगर वो जॉब करने जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स उसकी 500 या 2000 वो होने ही वाली है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट किसका होता है, इंटरसेप्ट का होता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमने किस में देखी थी, लीनियर रिग्रेशन यूजिंग इन वन वेरिएबल। रिग्रेशन मतलब हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है हमारी किसकी, मल्टीपल वेरिएबल्स की। तो यहाँ अभी अभी हमने जो देखा कि हमारा जो स्कोर था वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा था, वो था कितने घंटे उसने पढ़ाई की है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी आ सकता है कि स्कोर जो है सिर्फ ये कितने घंटे उसने पढ़ाई की उस पर ना डिपेंड करके एक दो और चीजों पे भी डिपेंड करे, कि ट्यूशन उसने कितनी महंगी ली है। ठीक है, मान लेते कुछ ऐसा भी है कि ट्यूशन पे अगर उसने फीस जो दी है वो सिर्फ 500 दी है, तो उसके जो मार्क्स है, और घर पे 2 घंटे पढ़ाई की है तो उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 4 समथिंग आ रहे हैं। मान लिया कि 2 घंटे ही पढ़ाई की है लेकिन उसने जो ट्यूशन की फीस दी है वो 1000 रुपीज दी है, तो उसके जो मार्क्स आ जाएंगे वो 7 अराउंड समथिंग आ जाएंगे। तो अब जो स्कोर है वो सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स पे ना डिपेंड करके उसके ट्यूशन फीस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। जैसे किसी कार सेल होनी है तो सिर्फ उस पर डिपेंड ना करे कि वो कितनी, जितनी ज्यादा नई है उतनी महंगी होगी, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी उसकी नंबर ऑफ सीटर्स वगैरह बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, तो अब क्योंकि हमारी ये जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उस पर ये स्कोर डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हमारे जो अब वेरिएबल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। हम लिख रहे थे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस b हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये x1 जो है, अब ये हो सकता है हमारा नंबर ऑफ आवर्स, तो हमारी जो इक्वेशन बनने वाली है, चलो हम फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ट्यूशन फीस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ हमने लिख दी ट्यूशन फीस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जितनी ट्यूशन फीस ज्यादा उतना ही स्कोर ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्लोप जो कि हमारा हो जाएगा m1, ओके। इसी तरह से फिर हमारा जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, आर्स, ठीक है, तो वो हमने ले लिया आर्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे उसका स्लोप आ जाएगा m2, ओके, और हमारा जो इंटरसेप्ट है b, तो इस तरह से अब हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ओके। इस तरह से हमारी क्या बनने वाली है, इक्वेशन बनने वाली है, ओके। अब अब ये क्वेश्चन है, इसी में हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। अब ये एक डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें क्या है, अब देखो ये किसके बारे में है वो आप समझ लीजिए। देखो क्या होता है कि कुछ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक्स होती है, लाइक हैरी पॉटर, कुछ भी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक्स होती है, वो अगर बहुत मतलब बुक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है तो उन पर बेस्ड क्या बनती है, कुछ मूवीज बनती हैं, ठीक है ना। तो ये उसी का क्या है, डेटा सेट है। तो ये जो है, ये कॉलम क्या है, बुक सेल्स, मतलब कोई बुक जो है कितनी सेल हुई है, और ये क्या है, लैक्स में है, ओके। तो अगर किसी बुक की ये है 4.7 लाख कॉपी सेल हुई है, 15.1 लाख कॉपी सेल हुई है, 10.6 लाख कॉपी सेल हुई है, ठीक है। तो क्योंकि ये लैक्स में कॉपी सेल हुई है तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा क्यों ना इस पर बेस्ड मूवीज बनाई जाए, ठीक है। तो उन्होंने मूवीज बनाई। ये है मूवीज की प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, ये क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, और ये है क्रॉर्स में, ये 80 करोड़, ये 50 करोड़, ये 30 करोड़, मतलब ये क्या है, क्रॉर्स में क्या है उनकी कॉस्ट है, ओके। ये है उनकी मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि मूवीज जो है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती है उनकी सक्सेस, मार्केटिंग आप कितनी अच्छी करते हो उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये क्या है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, ओके। इसके बाद, और ये तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड मैंने बता दिया, और ये क्या है, कलेक्शन है। तो ये जो y है ये क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कलेक्शन। ये कलेक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट पे भी, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं मार्केटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतना ही क्या होता है, कलेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब देखो, अगर बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, देखो जैसे आप देख सकते हो इतनी कॉपी सेल हुई है, तो इतना ज्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं भी की गई है तो भी जो है उसका कलेक्शन क्या आया है, बहुत अच्छा आया है। तो देखो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है किसी भी मूवी की सक्सेस का, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ आप देख रहे हो कि हमारा कलेक्शन जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पर। पहली जो चीज है वो है प्रोडक्शन, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, ओके, मतलब हमारे x1 बोल सकते हैं। इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा हमारा ये m1, ओके, ये इसका स्लोप, ओके, मतलब ये हमारा पहला कॉफिशिएंट, ओके। इसके बाद में दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केटिंग पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं मार्केटिंग, तो यहाँ हमने लिख दिया मार्केटिंग। इसके साथ में क्या आ जाएगा, हमारा m2 आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारा तीसरी चीज डिपेंड कर रहा है बुक सेल्स, ओके। तो नंबर ऑफ बुक सेल्स है, जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो, और यहाँ हमारा m3 आ जाएगा, ओके। अब क्या होता है कि अगर, अब देखो नेचुरली ऐसा तो कुछ होता है नहीं कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी जीरो हो, मार्केटिंग कॉस्ट भी जीरो हो, बुक भी एक भी सेल ना हुई है, चलो वो बुक ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो जीरो हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट तो जीरो वैसे हो नहीं सकती है, लेकिन आप मान लिया कि मैंने घर पे ही बैठे बैठे सोचा है कि एक थिएटर में जाके, मेरा ही थिएटर है, मैं जाके एक शो करती हूँ, मान लिया, ठीक है। अब मैंने घर के ही लोग ले लिए हैं, ओके, किसी एक्सट्रीम केसेस में ऐसा हो सकता है, तो मैंने एक शो किया है तो उसका कुछ कलेक्शन तो आएगा ही, ठीक है। तो वो जो है मिनिमम कलेक्शन जो हम बोल सकते हैं, उसको हम उस इंटरसेप्ट बी से क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या बनी है, हमारी इक्वेशन बनी है। अब हमें क्या करना है, ये इस डेटा सेट को एज अ ट्रेनिंग डेटा देना है, प्रोवाइड करना है। एक मॉडल तैयार होगा जिसमें m1 की, m2 की, m3 की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी, और b की वैल्यू कैलकुलेट होगी। उसके बाद हम ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग और बुक सेल्स की अलग अलग वैल्यूज देंगे,
और हम कलेक्शन को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, तो यही चीज क्या होती है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो हम इसी चीज को प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो देखो ये वाली जो दो लाइंस थी, हमने लीनियर रिग्रेशन जो वन वेरिएबल वाला था उसमें भी हमने इन दो लाइंस का यूज किया था, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। ठीक है, इसके बाद में हमें पांडास की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम इस बार क्या करने वाले हैं, डेटा फ्रेम का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एक एक्स लिया था, एक एक्स नाम का अरे लिया था, दूसरा वाई नाम का अरे लिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल सीएसवी को क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमें डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, पांडास का यूज किया है। फ्रॉम sklearn हमें लीनियर मॉडल को क्या करना है, यूज करना है। क्योंकि ध्यान रखना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि भले ही मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, लेकिन है क्या, हमारा लीनियर रिग्रेशन का ही हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना काम हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उस CSV फाइल को इंपोर्ट करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे DF। ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर आएगा हमारा आउटपुट। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, PD और फिर read_CSV, ये सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारी जो CSV फाइल है वो आप देख सकते हो कि ये है हमारी CSV फाइल, mov.csv नाम से मैंने इसको सेव किया है। इसमें क्या है, ये प्रोडक्शन है, ये मार्केटिंग है, मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, बुक सेल्स है, और ये क्या है, कलेक्शन है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या दे देंगे, mov.csv दे देंगे। ठीक है, अब अगर एक बार आपको देखना हो कि इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है, तो हम एक बार क्या करेंगे, DF करके इसको प्रिंट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो CSV है ये क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। ओके, अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बुक सेल्स, ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिन पर मेरा कलेक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किसी एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये DF, और फिर हमें क्या करना है, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारा प्रोडक्शन। तो सिंगल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मार्केटिंग है। तो चलो हमने इसी को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बुक सेल्स। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल और स्मॉल का क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल y की। तो y इज इक्वल्स टू, हम क्या ले लेंगे, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा है, वो कलेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कलेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में क्या लिख देंगे, कलेक्शन। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस लीनियर मॉडल का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोई सा भी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, सपोज REG ले लिया। ओके, इज इक्वल्स टू, पहले हम लेंगे लीनियर मॉडल। ठीक है, तो इस पैकेज को हमने यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, कॉपी किया इस मॉड्यूल को। इसके अंदर हमें लीनियर रिग्रेशन को क्या करना है, कॉल करना है। तो आपको ये पूरा ध्यान देना है कि L कैपिटल है और इसका R क्या है, वो कैपिटल है। ठीक है, और ये क्या है, एक फंक्शन है। S आई थिंक 3 बार आ गया, और ये क्या है, एक फंक्शन है। तो ये हमने कर दिया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इस एक्स और वाई को उसमें फिट करना है, इस मॉडल में हमें क्या करना है, फिट करना है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, तभी हमारा इस डेटा के लिए एक मॉडल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और फिर वो क्या कर सकेगा, प्रेडिक्शंस कर सकेगा। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, REG.fit, फिट फंक्शन का हम यूज करेंगे, और एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हम चाहें तो इसको रन करके देख सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या आया, हमारा आउटपुट आया है। ओके, अब हमें क्या करना है, या तो प्रिडिक्शन करके देख सकते हैं सीधे। चलो हम पहले प्रिडिक्शन करके देखते हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम को यहाँ पे शो करते हैं। ओके, डेटा फ्रेम को हमने शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है। तो प्रिडिक्शन करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम चाहें तो कोई प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बुक सेल्स, ये हमें क्या देने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देने हैं, ताकि हमें कलेक्शन मिल सके। ठीक है, यही हमारा एम है। ओके, तो पहले हम अपने हिसाब से कोई सी भी वैल्यूज दे देते हैं। ओके, इसके बाद में चलो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिडिक्टेड या प्रिडिक्शन इज इक्वल्स टू, अब क्या देंगे हम, REG.predict। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PREDICT। अब हमें किसके लिए प्रिडिक्शन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देनी है 3 अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। ओके,
होगी वो किसकी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो सपोज मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी है 123, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी कौन सी, मार्केटिंग कॉस्ट, तो वो सपोज मैंने दे दी है 6.2 दे दी है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमें देनी है, नेक्स्ट हमें कौन सी वैल्यू देनी है, नेक्स्ट चीज है बुक सेल्स, ओके। तो बुक सेल्स के लिए अगर मैंने वैल्यू दे दी है 9, ओके, तो ये मैंने यहाँ पे दे दी 9, ठीक है। इसके बाद अब ये जो प्रिडिक्शन आया है उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिडिक्शन, ओके। तो जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे सामने क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि देखो मैंने इसको भी बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है, और इसको भी क्या किया है, बढ़ाया है। तो जो रिजल्ट है वो भी 200 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। हम चाहें तो इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लाइक ये 90 है तो अब हम 90 से थोड़ा सा कम दे देते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है 89, ओके। इसके बाद में यहाँ पे मतलब ये 89 करोड़ अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है, और इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे 4, यहाँ चलो 3 दे देते हैं, तो 3 करोड़ हमारी क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया था ये क्या है, नंबर ऑफ बुक सेल्स इन लैक्स, तो हम मान लेते हैं कि 9 लैक्स जो है बुक सेल हुई है, ओके। तो उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो आ रहा है 139, जो कि इसके क्या है, आसपास है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा प्रेडिक्शन है जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो सही आ रहा है। अगर आप चाहो तो देखो इस रो को आप डिलीट कर सकते हो, कहां से, हमारी इस एक्सेल से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यही इनपुट आप प्रोवाइड कीजिए। मान लिया आप इस रो को डिलीट कर दो पूरी यहां से, ठीक है, फिर यही इनपुट आप प्रोवाइड कीजिए, तो लगभग इसी के आसपास आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है।